गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम लोग सोशल साइंस की क्लास में करते हैं और हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, हिटलर वाला, नाज़ीवाद और हिटलर। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे प्रथम विश्व, हमने एक इंट्रोडक्शन था हमारे उस चैप्टर का, और कैसे कैसे हिटलर का वो हुआ, साम्राज्य आ रहा है, लोग कैसे कैसे परेशानी में है, युद्ध का क्या क्या असर हुआ। और जब युद्ध हुआ तो बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट आ गया, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सारे ही देश वीक हो गए, कमज़ोर हो गए पैसे के तौर पर, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि 4 साल ये युद्ध चला था, युद्ध लड़ने के लिए इन लोगों को एक दूसरे देशों से कर्जा लेना पड़ा था। और इसमें ये लिखा है, राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्जा लेकर लड़ा था, जर्मनी ना कर्जा लेकर लड़ा था, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। जब युद्ध खत्म हो गया तो स्वर्ण मुद्रा यानी गोल्ड के रूप में भी उसको जो हर्जाना भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। एक तो रुपए के हिसाब से कर्जा चुकाना था, और अगर नहीं चुका पा रहे थे तो कहा कि गोल्ड से, जो जिन देशों ने कर्जा दिया था कहा कि गोल्ड से कर्जा चुकाओ। तो इस तरीके से उसके जो गोल्ड के भंडार थे, जहाँ जमा किया हुआ था गोल्ड, वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जा चुकाने से इनकार कर दिया कि हमारे पास नहीं पैसा है, हम नहीं दे सकते, इसलिए हम ना कर्जा चुकाएंगे ना हर्जाना देंगे। इसके जवाब में फ्रांस से लिया था। तो फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके, जहाँ पर बिजनेस थे जर्मनी के, फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया कि ठीक है, तुम मत चुकाओ हमारा पैसा तो हम तुम्हारे इस इलाके पर कब्जा कर लेंगे। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था, और यहाँ पर संसाधन थे कोयला भंडार, और कोयला बहुत कीमती है, पहले तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, ट्रेन वगैरह चलती थी, तो कोयला भंडारों वाला इलाका था, उस पर अपना कब्जा फ्रांसीसियों ने जमा लिया। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अब क्या हुआ, जर्मनी ने जल्द जल्द रुपए, गोल्ड था उससे मुद्रा छापनी शुरू कर दी, इतने ज़्यादा रुपए उसने छाप दिए कि उन रुपयों का मूल्य धीरे धीरे गिरने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में छप गए थे। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क और दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गए। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे, यानी एक डॉलर में इतना रुपया, जर्मन की करेंसी है ये, वो मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगीं। मार्क यानी जैसे हमारे रुपए बोलते हैं ना, वहाँ पे मार्क बोलते हैं, जैसे अमेरिका में डॉलर बोलते हैं, इंग्लैंड में पॉन्ड्स बोलते हैं, तो इसी तरीके से वहाँ पर मार्क बोलते हैं। इतने ज़्यादा मार्क उन्होंने छाप दिए थे कि वहाँ पर मार्क की कीमत धीरे धीरे गिरने लगी थी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा, यानी चित्र बनाने लगे लोग, जैसे कार्टून टाइप बनाते ना, तो वैसे दिखाई देने लगे कि लोग जो है बैलगाड़ियों में मार्क भर भर के ला रहे हैं और उससे पाव रोटी यानी खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर ही रह गया, लोग बस उसके लिए अब सिंपैथी ही करने लगे। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया, यानी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली खत्म हो गया जर्मनी। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती तो इस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जब कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत महंगाई बढ़ जाए, तो उसको मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। अमेरिका तब भी ताकतवर था जैसे आज भी है, तो जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अब अमेरिका ने इंटरफेयर किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया, यानी दोबारा से मीटिंग हुई अमेरिका के साथ और तय किया गया कि अब जर्मनी को कितना रुपया वापस देना, उतना तो नहीं लेकिन थोड़ा कम किया गया। अब आया मंदी के साल, जर्मनी का ही हम पढ़ रहे हैं। अब मंदी कैसे, बहुत ज़्यादा मंदी आई, गिरावट आई। सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, स्टेबल रहा जर्मनी, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था, यानी अब अमेरिका से कर्जा लेकर उसने
दूसरे देशों का कर्जा तो चुका दे, लेकिन अमेरिका के कर्ज में दब गया जर्मनी। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी जो शेयर बाजार जिसको बोलते हैं धाराशाही हो गए, तो जर्मनी को मिल रही है मदद भी रातों रात बंद हो गई, यानी उसका शेयर बाजार भी खत्म हो गया। तो जो मदद अमेरिका उसको करा था वो भी उसकी मदद खत्म होगी। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए थे उन्हें लगा तो कीमतें बहुत गिर रही, शेयर बाजार तो बंद हो रहा, तो लोगों ने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर्स बेचे गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 32 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी ही रह गई थी। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब हो रही थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींच रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में दिखाई देने लगा, क्योंकि अमेरिका ने जर्मनी की मदद की, जर्मनी का रुपया डूबता जा रहा था, जर्मनी के शेयर्स बाजार डूबते जा रहे थे, तो इससे अमेरिका के मार्केट्स पर भी असर पड़ा। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% ही रह गया था। उत्पादन, बिजनेस, जो चीज़ें वहाँ पर बनती थी बेचने के लिए, सिर्फ 40% रह गई थी। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक, 60 लाख तक पहुंच गई थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देते थे और एक बोर्ड हाथ में लिए रहते थे और लिखते थे, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। मतलब ये नौबत लोगों की आ गई थी और अपने गले में लटकाए रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे या नुक्कड़ों पर झुंड लगाकर बैठे थे, क्योंकि काम तो था नहीं कुछ भी, सब खत्म हो चुका था, जर्मनी बिल्कुल खत्म हो गया था, तो लोग ऐसे रहते थे। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा किया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास, खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी और जिनको सैलरीज मिलती थी या पेंशन मिलती थी उनकी भी इनकम धीरे धीरे अब खत्म होने लगी थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। जैसे छोटे छोटे घरों में भी बिजनेस खोल लेते थे ना, वो भी सब खत्म हो रहे थे। जैसे आज का भी समय ऐसे ही चल रहा है ना, कितने लोगों को कितने लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, बिजनेस खत्म हो चुके हैं कोरोना की वजह से। लेकिन वहां पर किसकी वजह से हुआ था? युद्ध की वजह से। इस वजह से वहां पर ऐसा हुआ। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ठहरा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना रहे। अब सिर्फ संगठित मजदूरी थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन रोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय यानी बहुत बड़े जो बिजनेस संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से बहुत परेशान था। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन भी लग रहा था। नहीं, इतने हालत खराब हो चुकी थी जर्मनी की, बाजार बिल्कुल खत्म हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे युद्ध की वजह से, इतना कर्जा ले लिया था इस युद्ध की वजह से और सब कुछ खत्म हो चुका था। और अब ऐसे लगता कि अगर वहां पर चुनाव हो जाएगा तो किसी भी एक पार्टी को वहां पर पूरे तरीके से बहुमत मिलना मुश्किल हो जाएगा। अपने छोटे जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। बस कैबिनेट में सिर्फ 20 मंत्री थे और 239 यानी पूरे साल भी वो लोग शासन नहीं कर पाए, इतनी हालत खराब हो चुकी थी। तो पहला टॉपिक बेटा हमने कर लिया। कल अब हम पढ़ेंगे जब जर्मनी की इतनी हालत खराब होगी, अभी तक हिटलर नहीं आया, अब हिटलर का उदय होगा, अब हिटलर आएगा सामने और तब लोगों को ये उम्मीद होगी कि हिटलर ये आया है, ये हमें हमारी परेशानी से बाहर निकालेगा। लेकिन आगे हम देखेंगे कल कि कैसे हिटलर ने भी लोगों को बहुत परेशान किया, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया और लोग अपनी परेशानियों में गिरते ही चले गए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे। कल हम पढ़ेंगे इसका टॉपिक 2 हिटलर का उदय। अपना ध्यान रखना है, घर पर रहना है।